नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। 12th में 90% मार्क्स आने के बाद भी क्या गारंटी नहीं है कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। आजकल माहौल ही कुछ ऐसा है। इस कंपटीशन के जमाने में आज से 4 साल बाद करीब 1 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिनके पास किसी कॉलेज में एक भी सीट नहीं होगी। ऐसे में या तो किसी छोटे मोटे कॉलेज में दाखिल लेकर अपना भविष्य चौपट करेंगे या किसी अनचाहे विषय को लेकर बेमन की पढ़ाई करेंगे, और ऐसा अमूमन देखा भी गया है। और अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो विदेश में किसी टॉप कॉलेज में पढ़ाई करने का रास्ता आपके लिए खुला है, और इसके लिए आपको किसी खजाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मनी गुरु के इस स्पेशल एडिशन में हम आपको बताएंगे कि जिन मार्क्स पर आपको अपने ही देश में एडमिशन नहीं मिलता, यूके, यूएस या फिर कैलिफोर्निया की अच्छी यूनिवर्सिटी में आप उन्हीं मार्क्स में पढ़ाई कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है शिरीष गुप्ता, करियर एक्सपर्ट हैं और फाउंडर निमोनिक एजुकेशन। बहुत स्वागत है शिरीष आपका। 12th के बाद की पढ़ाई, 12th के बाद का करियर, अच्छे मार्क्स आए 90 से ऊपर, 95, 97% तक मार्क्स आने के बावजूद अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ऐसे में ये एक ऑप्शन मन में आता है, क्यों ना फॉरेन एजुकेशन की तरफ जाए, विदेश में पढ़ाई के लिए। लेकिन नाम सुनते ही लगता है भारी भरकम, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कैसे जाएंगे, क्या तैयारी करेंगे। आखिरकार विदेश में पढ़ाई करना इतना ज्यादा कठिन क्यों माना जाता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहले एक्चुअली सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है, और फॉरेन एजुकेशन के लिए जैसे आपने कहा बिल्कुल ख़जाना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए। बिल्कुल 95% आजकल हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ 100% हैं। तो अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कोर्स नहीं मिलता है। तो उस केस में फ़ॉरेन एजुकेशन एक बहुत ही पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे अब्रॉड में जो कि परस्यू कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन एजुकेशन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे कंट्री में जाके एजुकेशन लें ताकि आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिल सके। एब्सोल्युटली। तो यही सवाल आता है शिरीष इससे कि आखिरकार कोई ये भी तो पूछेगा, मैं विदेश में पढ़ाई क्यों करूं, हमारे भारत में भी इतने अच्छे एजुकेशंस हैं। अगर आपको डीयू के यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है तो बाकी भी इंस्टीट्यूट से जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, विदेश में पढ़ाई ही क्यों चूज किए जाए? देखिए बहुत सारे इसके रीज़न है। सबसे पहला तो एकेडमिक एक्सेलेंस। आई थिंक जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो रैंकिंग वाइज और जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा, उनकी जो टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से वो आपको पढ़ाई कराते हैं वो बहुत सुपीरियर है। प्लस एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक बच्चे की होती है जब आप बाहर जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक इंडिपेंडेंस, आप एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें जब आप सीखते हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, वो बहुत मायने रखती है जब आप एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो इनफैक्ट करियर में भी आप देखें टॉप MNCs हैं जो कि कंपनीज हायर करती हैं, वो ये देखती हैं आपके पास ग्लोबल एक्सपोजर कितना है। अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर है तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फॉरेन एजुकेशन आजकल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स का। और एक एक्सपोजर जब बढ़ता है, जब आप बाहर की कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर भी उस इंस्टीट्यूट में भी फॉरेन एजुकेशन के लिए आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग कंट्रीज से बच्चे आए होते हैं पढ़ने के लिए। तो वो आइडियाज शेयरिंग, क्रिएटिविटी शेयरिंग, वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किसी बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मैं फॉरेन एजुकेशन की तरफ ही जाऊंगा या जाऊंगी, तैयारी क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, किस लेवल पे वो तैयारी शुरू करे जिससे कि बाहर जाके कोई परेशानी ना हो? सबसे पहले तो आई थिंक एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है आपको कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़ एक प्रोफाइल। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप अपने ऊपर सबसे पहले मेहनत कीजिए, एक प्रोफाइल बनाइए बाहर जाने के लिए। बिल्कुल जैसे आपने कहा डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के आप लोगों के साथ वहाँ पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ इंटरेक्शन, एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक लीडरशिप स्किल्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आप अभी शुरुआत से ही आप अपने अंदर आप एक तरीके से उसको मॉडिफाई करना शुरू कर सकते हैं। वहाँ से आप शुरू करें, प्लस देखें कि आप कौन से कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं, आपकी उसके लिए क्या तैयारी है, उसके लिए आप अपनी तैयारी करें। अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो करें। प्लस ज़रूरी है देखें कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप शुरुआत करेंगे, आई थिंक वहाँ से आप स्टार्ट करना अच्छा है। तो अपने एक खुद की डेवलपमेंट के साथ हाँ अपने एकेडमिक्स की तरफ ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी किसी फॉरेन एजुकेशन में पढ़ाई के लिए।
जैसे कट ऑफ लिस्ट निकलती है भारत में 90% या अबव 90 और बिलो 90%, क्या फॉरेन एजुकेशन के लिए किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी कट ऑफ लिस्ट कोई होती है, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है परसेंटेज नहीं, का? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी कंट्री में ऐसे कट ऑफ लिस्ट निकलती है, बट एक्चुअली अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो कोई कट ऑफ नहीं है। अगर आप इनफैक्ट 70-75% अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल पे अगर अच्छे से काम करें तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 90% लाएंगे तो ही आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट 70-80% तक भी आप लेके आते हैं, बहुत आराम से आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। और ये आपके सब्जेक्ट पर डिसाइड होता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको फॉरेन एजुकेशन में या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, उस अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब कुछ टॉप डेस्टिनेशंस की बात करें शिरीष, कई ऐसे कंट्रीज है जहां पर जिनको प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस माना जाता है पढ़ाई करने के लिए, इसमें ज्यादातर नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अब कोई कहेगा मैं हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई करके आए हूँ, तो वो एक वेटेज साफ तौर पर सामने आ जाता है उसकी प्रॉपर प्रोफाइल में। तो अगर यूएस में पढ़ाई करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, और यूएस ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन क्यों है फॉरेन एजुकेशन के लिए? देखिए, ऑलमोस्ट जितने बच्चे बाहर इंडिया से पढ़ने जाते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन 53% बच्चे यूएस पढ़ने जाते हैं। बहुत बड़ा रीज़न ये है, एक तो वेस्टर्न कंट्री है, प्लस एक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड में देखें तो आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 50 यूनिवर्सिटीज से की ही हैं, तो एक एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द एकेडमिक्स बट आफ्टर दैट आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं तो यूएस एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, प्लस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं यूएसए में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप टू 100% स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए एक यूएसए बहुत प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाता है। और चाहे आप फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहें, या कॉमर्स में आपका इंटरेस्ट है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ में आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, हाई एजुकेशन के लिए आप यूएस ज़रूर जा सकते हैं। और लगातार दर्शकों के लिए हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि इन अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। यूके भी एक बहुत प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता है, हार्वर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड, यही दो नाम मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कॉमन डिक्शनरी में है एज फार एज फॉरेन एजुकेशन की डिक्शनरीज कंसर्न। तो यूके में पढ़ाई करना यूएस में पढ़ाई करने से क्या कुछ डिफरेंट है? अगर किसी को चूज करना है यूएस या यूके में से, तो क्या कोई कंपैरिजन किया जा सकता है इसको लेकर? थोड़ा डिफरेंट है डेफिनेटली, वहाँ का एकेडमिक्स जो है वो यूएसए से थोड़ा डिफरेंट है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर ही है। तो अगर आप यूएसए यूके में कंपेयर करें तो यूके में जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जैसे इंडिया में 3 साल की है, यूएसए में वो डिग्री 4 साल की है। तो ये एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर आप वहाँ ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स की पढ़ाई करने भी जाना चाहते हैं तो यूएसए में 4 साल की है, यूके में 3 साल की है। दूसरी चीज़ जो आई थिंक यूके लोग कई बार प्रेफर करते हैं वो है डिस्टेंस। इंडिया से वो यूएस से एक तरीके से हाफ डिस्टेंस में आप यूके पहुँच जाते हैं जी। तो एक कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी आता है। बाकी जैसे आपने कहा, डेफिनेटली ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप एजुकेशन ले सकते हैं। बट हाँ, ये कुछ डिफरेंस अगर हम यूएसए की बात करें, बट यूके एक अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है स्टडीज़ के लिए। और शायद ये फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कुछ कंट्रीज़ हैं शिरीष, यूके, यूएस हो गया, इनफैक्ट कनाडा की हम बात करें तो इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। इंडियंस, और आपको एक अपना एक माहौल भी मिलता है, और बच्चे जब अपने घर से दूर किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ाई के लिए जाते हैं, अपने लोगों के बीच में एक फेमिलियरिटी भी उनको मिलती है। तो कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे डेस्टिनेशंस की भी बात करें, क्या इनमें भी कुछ डिफरेंस है अगर यूएस और यूके से कंपेयर करें? डेफिनेटली कनाडा में एक इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग वहाँ पे काफ़ी पढ़ाई करना चाहते हैं। कनाडा में थोड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं आपके पास। कॉलेजेस जनरली थोड़े से लेस एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, एक मेजर डिफरेंस है। कनाडा काफ़ी लोग इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे जो सेटल हो सकते हैं, या पीआर जो हम परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं, वो इजीली मिल जाता है। और सेम थिंग गोज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड अगर हम बात करें तो। बट कनाडा के अंदर आपके पास स्पेसिफिकली ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ताकि बच्चे वहाँ जाके सेटल होने की सोचते हैं। बट स्टडी डेस्टिनेशन वाइज अच्छा है। टॉप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है आपके पास, यूनिवर्सिटी ऑफ मैगिल है। सो बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा के अंदर जहाँ पे आप एजुकेशन ले सकते हैं। ऑलराइट, तो यूएस हो गया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कुछ ऐसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस जहां पर आमतौर पर देखा गया है कि
आपका मन बनता है कि हाँ यहाँ पर हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यूरोप में भी कई ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर पढ़ाई की जा सकती है। और अगर यहाँ पर प्लेसमेंट की भी बात की जाए या जॉब सिक्योरिटी की भी बात की जाए, वो कितनी डिफरेंट या कितनी आसान है एज कम्पेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज? देखिए, यूरोप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे जर्मनी की जब हम बात करते हैं तो एक टेक्निकल लाइन में जर्मनी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कंट्री। सिमिलरली फ्रांस जो है वो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो सबसे मेजर अट्रैक्शन है यूरोप की वो है उसका सब्सिडाइज फी स्ट्रक्चर। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन देती हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसके अंदर आपको जो फ़ी कंपोनेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। साथ ही में यूरोप में एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरी है कि आप एक यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं तो वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो जाती है। Absolutely. तो वो लैंग्वेज का जो बैरियर है वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में एजुकेशन करना जाना चाहते हैं तो ज़रूर प्रिपेयर करें अपने आप को। अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज के बारे में थोड़ी प्रोफिशिएंसी लें उस चीज़ को लेके। बट जहाँ तक जॉब या आपने बाकी चीज़ों की बात करी, डेफिनेटली हर एक कंट्री का एक अलग सिस्टम होता है। इकोनॉमी पे डिपेंड करता है वो चीज़ें। जॉब्स वैसे अगर आप एक अच्छे कॉलेज से आप एडमिशन लेके आप पास आउट करते हैं, जॉब्स आराम से मिल जाती हैं, ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जॉब मेरे ख्याल से ज़रूरी होता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी होता है कि आप जब आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आप किस तरीके से आप कंपनीज़ के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे शिरीष की, खुद एक स्टूडेंट के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए या पेरेंट्स को अपने जो बच्चे हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये माइंड में रखते हुए कि हाँ आप भी फॉरेन एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। हमें अपना जो होराइजन है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि हम इंडिया में ही पढ़ाई करेंगे, बाहर भी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। कौन से लेवल से इसकी शुरुआत की जा सकती है अगर खुद बच्चे शुरुआत करना चाहें सोचने की? स्कूल लेवल है, आफ्टर स्कूल लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, हम हमेशा ये मानते हैं फॉरेन एजुकेशन में कि एक मास्टर्स लेवल से ही आप शुरुआत करें, बट एक्चुअली ये ट्रेंड बहुत चेंज हो रहे हैं। इनफैक्ट आजकल स्टूडेंट्स 12th के बाद काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बाहर जा रहे हैं। तो आप अपने स्कूल लेवल से डेफिनेटली शुरुआत कर सकते हैं, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं। आप स्कूल में ही अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें इस चीज़ से। जनरली हाई स्कूल एक चीज़ है जब देखा जाता है जो कि 9, 10th, 11th, 12th ग्रेड्स होते हैं। आप जितनी जल्दी इस चीज़ को शुरुआत करेंगे उतना अच्छा है। मास्टर्स लेवल में डेफिनेटली आप अपने बैचलर्स डिग्री में जब आप होते हैं तब आप इस चीज़ के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप देखें। बट इस लेवल में आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इनफैक्ट ट्रांसफ़र, इनफैक्ट कोई बच्चा अगर हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी में भी अगर एजुकेशन ले रहा है तो 1 साल बाद या 2 साल बाद वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट भी जा सकता है। तो ये सारे लेवल्स में आप डेफिनेटली फॉरेन एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। और जब एक स्टूडेंट अपना प्रोफाइल बनाता है, पढ़ाई का प्रोफाइल, कई बच्चे काफ़ी क्रिएटिव फील्ड्स में एक्सेल करते हैं, डांसिंग में, सिंगिंग में या फाइन आर्ट्स में। वो एक एडिशनल आपको लगता है एक क्वालिटी है किसी की विदेश में पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि भारत में तो देखा जाता है EWS कोटा होता है कॉलेजेस में। अगर आप के पास एक स्पेशल टैलेंट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्या फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा कुछ कोटा या सिस्टम है? बिल्कुल, कोटा ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, बट वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूर देखी जाती है। जो हम प्रोफाइल की बात करते हैं हम यही देखते हैं कि आपके अंदर क्या और टैलेंट्स हैं। फॉरेन एजुकेशन की एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ मार्क्स डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपके 90% आए तो ही आप जा सकते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रोफाइल पे बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, अगर आप बहुत अच्छा सिंगिंग है आपके पास, अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपका फैक्टर इन करा जाता है और इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, अगर वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, एकेडमिकली 60-65% है, वो भी टॉप यूनिवर्सिटी में बड़े आराम से पढ़ सकता है क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है और वहाँ पे आप इन चीज़ों में एडमिशन आराम से ले सकते हैं। तो टैलेंट बहुत अच्छे से देखा जाता है वहाँ पे। और कौन कौन सी छोटी बातों को मेंशन करना ज़रूरी है एप्लीकेशन फॉर्म में? अप्लाई कैसे करें इस पर भी हम जानेंगे, लेकिन जब डिटेल्स भरने की बात आती है या अपना एक पोर्टफोलियो सेट करने की बात आती है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, किन किन बातों को उन्हें मिस नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने कई अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स या कई ऐसे अचीवमेंट्स हासिल की होगी जो कि आप मेंशन करना चाहेंगे। बिल्कुल, जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक सिर्फ सिंपल फॉर्म और आपकी मार्कशीट अटैच करके नहीं जाता, एक उसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। जैसे कि हम एक चीज़ बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर एसेस। बहुत सारे कॉलेजेस आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं, आपके पास क्या बैकग्राउंड है। तो जब भी आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है।
साथ ही में हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, जो कि LORs होते हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो वो आपके प्रोफेसर्स या टीचर्स देते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो वो आपके एम्प्लॉयर्स देते हैं। तो ये सब LORs भी आपको अपनी एप्लीकेशन में देना ज़रूरी होता है। प्लस जो भी आपके एकेडमिक ग्रेड्स हैं वो सब, प्लस रेज्यूमे, एक अच्छा रेज्यूमे बनाएं अपना, और रेज्यूमे भी जाता है आपके कॉलेज एप्लीकेशन के अंदर। तो एक पूरा स्ट्रैटेजी करके बनाना चाहिए, एक पूरा प्लान करके बनाना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट जब आप कॉलेजेस में भेजते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है फॉरेन किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए? एक फॉरेन इंस्टीट्यूट एक स्टूडेंट को जो भारत से है उसको पिक क्यों करेगी? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक बेसिकली देर आर 4 मेन फैक्टर्स। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी और कंट्री पे होता है, बट अगर आप इसको जनरलाइज करें तो 4 मेन फैक्टर हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए। सबसे पहले है आपका एकेडमिक ग्रेड्स। हमने जैसे पहले भी बात करी कि 90% लाना ही ज़रूरी नहीं है। एनीथिंग 70-75% एंड ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप स्कूल में हैं तो आप 9th से लेकर 12th ग्रेड देखा जाता है, और अगर आप कॉलेज लेवल पे हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री के ग्रेड्स बेसिकली देखे जाते हैं। तो पहला फैक्टर है आपका एकेडमिक ग्रेड। जो सेकंड फैक्टर है वो है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जो आपको डिफरेंट लेवल पे देने होते हैं। जैसे अगर मैं एनालॉजी बताऊं आपको, तो इंडिया में अगर हम अंडर ग्रेजुएट में करते हैं तो IIT JEE या इस टाइप के आप एग्ज़ाम देते हैं। वैसे ही अब्रॉड के लिए एक SAT का एग्ज़ाम होता है, SAT। वो एग्ज़ाम आप दें SAT का, तो आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आप जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उस पर ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता जैसे हमारे IITs वगैरह में होता है। आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका मार्क्स कुछ भी आए आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आप अगर मास्टर्स लेवल पे जाना चाहते हैं तो जैसे हमारे यहाँ पे टेक्निकल लाइन में गेट का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही हमारा फॉरेन एजुकेशन में GRE का एग्ज़ाम होता है। जैसे आपका मैनेजमेंट में CAT का एग्ज़ाम होता है इंडिया में, वैसे ही अब्रॉड के लिए वो GMAT का एग्ज़ाम। और इसमें क्या अटेम्प्ट्स भी होते हैं कि इतने अटेम्प्ट्स ही आप दे सकते हैं? सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमारा इंडियन एजुकेशन की तरह नहीं है कि सिर्फ एक बार साल में एग्ज़ाम होता है। SAT का एग्ज़ाम एक साल में 6 बार होता है। GRE और GMAT तो एवरी डे होता है, तो आप कभी भी ले सकते हैं, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इन एग्जाम्स के साथ साथ एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होता है, जो कि IELTS या TOEFL का एग्ज़ाम होता है। क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो चाहे हिंदी है या तमिल है या बंगाली है, तो एक इंग्लिश लेवल प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, जो कि IELTS एंड TOEFL होते हैं। तो सेकेंड फैक्टर आपके ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। थर्ड फैक्टर जो हमने बात करी वो है प्रोफाइल की। प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखी जाती है, आपका ये देखा जाता है कि आप एक सोशल कितना आप कम्युनिटी के लिए आप करते हैं। तो एक सोशल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोफाइल के लिए। प्लस आप किसी मेजर में जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या आपने रिसर्च वर्क कर रखा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दे वॉन्ट टू नो यू एज अ यूनिक पर्सन। अगर आप सारे 90% या 80% वालों को कंसिडर करते हैं तो आपकी प्रोफाइल ऐसी क्यों यूनिक है कि वो आपको पिक करें। एब्सोल्युटली। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एप्लीकेशन। वही जो हमने बात करी कि एसेज लिखने हैं, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने हैं। वो हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट, थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। तो आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को आप प्रेजेंट करते हैं एप्लीकेशन ऑफिसर्स के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो। डेफिनेटली हेल्प लेकर करना ही जरूरी है, एप्लीकेशन फिल करना जरूरी होता है। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को, एक प्रोफेशनल जो फॉरेन एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिले, लाइक अस, एंड आप उनके साथ एक प्लान करें, देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। तो वो चीज़ आप किसी प्रोफेशनल के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन में और आपके फॉरेन एजुकेशन में आपको बूस्ट मिलता है।